नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करें बुलेटिन की, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें देखिए। कोरोना और बाढ़ ने फिर मचाई बिहार में तबाही। 10 जिलों में बाढ़ के कारण लोग परेशान। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से राहत कार्य जारी। रांची में खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। अंडर 17 वर्ल्ड कप में चयनित हुए झारखंड के 12 खिलाड़ी। ट्रेनिंग और सुविधाओं का सीएम ने लिया जायजा। औरंगाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच प्रक्रिया शुरू। लोगों में जागी स्वास्थ्य को लेकर एक नई उम्मीद। काफी लंबे समय से जांच प्रक्रिया का था इंतजार। और दरभंगा में अखिल भारतीय किसान सभा ने दिया 1 दिवसीय धरना। अलग अलग गांव पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए दिया धरना। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर और एक अच्छी खबर के साथ करेंगे, जो झारखंड के लिहाज से आ रही है, क्योंकि अब झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगा। झारखंड में ये प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई, इसके बाद झारखंड में भी होने जा रही है। रिम्स में सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईसीएमआर की अनुमति के बाद राज्यों में शुरू हो रही है ये प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन ये कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हमने दिल्ली में देखा है कि जिस तरीके से तेजी से मरीज प्लाज्मा थेरेपी की वजह से भी ठीक हो रहे हैं, और उसके बाद अब झारखंड के रिम्स में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होगी, तो जाहिर तौर पर जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो ठीक होने वालों की तादाद भी हम अच्छी खासी देखेंगे। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हम लगातार जो रिजल्ट राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, उस लिहाज से देखें तो एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ऐसे में झारखंड के लोगों का भी अब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज हो पाएगा, एक अच्छी खबर है। और रांची के रिम्स में सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। आईसीएमआर की अनुमति के बाद ये राज्य को अनुमति मिली है कि वो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कर सके। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, कब इसका उद्घाटन होगा? क्या तैयारी पूरी कर ली गई है प्लाज्मा थेरेपी के इस पूरे प्रकरण की? जी देखिए, ये एक राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है कि अब झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो रही है। इससे जो खासकर कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगा। और इसके लिए रिम्स में तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए अलग से लैब बनाया जा चुका है और आने वाले 28 तारीख को इसका उद्घाटन कर लिया जाएगा। जी हाँ। और इसमें अब जिस तरीके से हमने देखा है कि दिल्ली में बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, तो क्या अब हम झारखंड में भी उसी तरीके का रिजल्ट देखेंगे? और प्लाज्मा थेरेपी क्या रिम्स के अलावा आगे आने वाले दिनों में कई और अस्पतालों में भी हमें नजर आ सकती है? चंदन जी देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है अभी तो रिम्स में शुरुआत की जा रही है, लेकिन जैसा कि सरकार की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि आगे भी इसे व्यापक रूप से राज्य के अलग अलग जिलों में भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे काफी बेहतर तरीके से जो ब्लड के जो सेल्स हैं उसको अलग किया जाता है, और जिन मरीजों के जो ब्लड के सेल्स हैं वो बेकार हो जाते हैं, उन मरीजों में इस सेल्स को डाला जाता है और उससे उस मरीज को ठीक किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी इन दिनों काफी सुर्खियों में भी है। इसे वर्तमान समय में फैली महामारी के इलाज के कारण कारगर तरीके के रूप में देखा जा रहा है। इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी पर अनुसंधान भी काफी जोरों से किया जा रहा है। आदर्श, आपको बता दें कि इसके खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत के कई राज्यों में आईसीएमआर के अनुमति के बाद इसे सुचारू रूप से लागू कर दिया गया है। बिल्कुल। चंदन, एक छोटा सा सवाल है। जिस तरीके से हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होने के बाद, उद्घाटन होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को जागरूक करते नजर आए प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर, तो क्या हम राज्य में भी देखेंगे राज्य सरकार लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आएगी? जो कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें? जी बिल्कुल। इसके लिए कई जो सरकार की तरफ से है, कई जगह पे ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से। और लगातार जो झारखंड की अगर खासकर बात करें तो झारखंड वासियों में ये थोड़ी सी जागरूकता हमेशा देखने को मिली है कि वो लगातार जो है
जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करने के लिए आगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है और वहां पर काफी अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी राज्यवासियों के लिए खुशी की बात है। और लोग, सरकार तो इस पर कैंपेनिंग करेगी ही, सरकार इसका तो प्रचार करेगी ही, साथ ही साथ साधना न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि जो पीड़ितों की मदद के लिए, जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी मदद के लिए प्लाज्मा थेरेपी, ताकि उनका ठीक से हो सके, इसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। बिल्कुल प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी बेहद अहम इस घड़ी माना जा रहा है। शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार फिर पानी पानी है। जी हां, बिहार एक बार फिर से बाढ़ की भीषण चपेट में है। एक तरफ कोरोना त्रासदी तो दूसरी तरफ बाढ़ से भीषण तबाही। दरअसल इस समय बिहार दोहरी मार झेल रहा है। बिहार के 10 जिले इस समय जल प्रलय से तबाह हैं, तो वहीं पूरे बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि बाढ़ ने कहां मचाई कितनी तबाही। जल से हुई इस जलजला को देखिए, चारों तरफ पानी पानी है। इतना पानी है कि अब लोग पानी पनाह मांग रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर बिहार की है और केवल एक जिला ही नहीं बल्कि 10 जिले पानी पानी हैं। क्या दरभंगा, क्या मोतिहारी, क्या गोपालगंज और क्या भागलपुर, उत्तर बिहार समेत कई जिले पानी पानी हैं। आफत की इस घड़ी में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य चला रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं दी जा रही है। जैसे ही जल स्तर कम होता है तो स्थानीय बांध जो है मनरेगा के, या रिंग बांध है, जमींदारी बांध है, या फिर हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, फ्लड कंट्रोल डिवीजन के द्वारा जो है बनाए गए बांध है, उसको रिस्टोर करने का निर्देश दिया गया है। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी, इनके संपर्क में आप बनाए रखिए। अगर किसी जगह पे इस तरीके के बांध बनाने में देरी हो रही है तो तुरंत जो है जिला कंट्रोल रूम 242418 में आप सूचना दे सकते हैं। हम कटिबद्ध है कि आपको जो है तुरंत बांध रिस्टोर करेगी। बस अनुरोध यही है कि अपने मन से जो है बांध को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, रोड को काटा नहीं जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है ये जलस्तर भी कम होगा। जैसे पूर्व में कि आपने संयम के साथ जो है अपना बाढ़ से पिछले साल के आपने जो है परिचय दिया था, उसी तरह इस साल भी जो है कुछ दिनों के बाद ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। या पानी हेल के जाए छी, आबै छी, बाल बच्चा सब डूबे है, पड़े है, अखनी कोई स्थिति नहीं है निकले के, बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है, सब बच्चा सब 4 बजे भोर से भागले। नाव दियो एगो, जे नाव लके सब लोग के राशन उसन आनते, खाते पीते, बाल बच्चा के लके रहते। नाव चाहिए हम लोग के। ये पहली दफा नहीं है जब बिहार बाढ़ से तबाह है। बिहार की जनता बाढ़ की इस तबाही को बरसों से झेलती आई है। कोसी, गंडक, बागमती और गंगा हर साल अपने रौद्र रूप से लोगों को अपना परिचय करवाती है, पर फिर भी बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। बागमती, गंडक, कोसी के तटबंध ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं, जो हर साल टूट जाते हैं और मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। दरअसल इस साल की बाढ़ बीते सालों से थोड़ी अलग है, क्योंकि कोरोना की महामारी भी है। बाढ़ के साथ लोगों को ये झेलनी भी पड़ रही है। अब बाढ़ के बीच लोग सामाजिक दूरी का पालन करें भी तो कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ये ढाका और बैगनिया पर है, बीच में सिरनी गांव है। उस गांव में सिरनी गांव के नजदीक बाढ़ आई हुई है और रोड टूटा हुआ है। पानी कहाँ से आई हुई है? ये पानी शायद नेपाल साइड से आई है। नेपाल से आई है। अच्छा, यहाँ क्षति क्या हो रहा है आप लोगों का? क्या दिक्कत है यहाँ, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ पे अभी इस हफ्ते में तो दूसरी बार बाढ़ आई है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में आई थी बाढ़ तो नुकसान हुआ, तो पूरा रोड और फसल नष्ट हो गई, इस साइड का और इस साइड का भी नष्ट हुआ है। और ये उसी हफ्ते में अभी रोड भी भरा भी नहीं है,
दूसरी बार बाढ़ आ गई है और इस बार भी फसल ही नष्ट और रोड भी और पहले से ज्यादा टूट गया है। अच्छा, यहाँ स्थानीय लोग जो घर देख रहे हैं ये लोगों की क्या समस्या है ये बताइए। इन लोगों का समस्या है कि बार बार जब पानी आती है तो इन लोगों को घरों में पानी चली जाती है। अभी घर भी गिर गया बहुत सारे आदमी का इधर, और इधर जो घर दिख रहा है पीछे उनमें भी पानी चला गया था। तो अभी पानी का बहाव बढ़ने की वजह से थोड़ा रोड और चौड़ा टूटा है तो थोड़ा घरों में पानी कम हुआ है। क्या बाढ़ हमेशा आती रहती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हर साल आ जाती है। केवटी प्रखंड अंतर्गत माधोपट्टी पंचायत में कचहरी घाट के पास महाराजी बांध लगभग 15 फीट में ध्वस्त हो गया है और इससे पूरा पंचायत प्रभावित हो रहा है। यह बांध रात में लगभग 12-1 बजे टूटा है और इससे गांव जनमानस बहुत प्रभावित है। सबके घरों में पानी घुस रहा है। अभी हमने फ्लड कंट्रोल जिला सीओ साहब केवटी इन लोगों को खबर किया है। क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी ये चल रही है कि हम लोग गांव वाले इकट्ठा होकर के बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के प्रयास को पानी की तेज धारा विफल करती जा रही है। गांव वाले के प्रयास से कोई सफलता नहीं मिली है अभी तक। बरसों से चली आ रही बाढ़ की इस परंपरा की लोगों को अब आदत सी हो गई है। साल के 3 महीने लोग यहाँ नर्क का जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। हालत ऐसी है कि सरकार पिछले सैकड़ों सालों में लोगों को इस समस्या से निजात नहीं दिला पाई है। सरकारें आई और चली गई, पर बाढ़ की समस्या यहाँ हमेशा के लिए रह गई। हर साल बिहार में राज्य और केंद्र से कई टीमें आकर निरीक्षण करती हैं, सरकार को रिपोर्ट भी देती हैं, पर उन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कि जो सरकार का जो सोच है वो सक्रियवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए, बल्कि सरकार की जो सोच है वो प्रतिक्रियावादी सोच है। और आप देखते हैं कि लगातार जो है तटबंध जो है टूट रहा है। आज जो है आपका चंपारण जो तटबंधन है वो भी टूट गया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महासेतु के जो अप्रोच रोड है वो टूट जा रहे हैं, वो कट जा रहे हैं। ये एक तरह से जो है भ्रष्टाचार का घर बना के रखा गया है। और सरकार को जब पता है कि इस महीने जो है पानी आएगा, तेज वर्षा होगी, वाटर लेवल हाई जाएगा, बाढ़ की स्थिति होगी, तो सरकार जो है पहले से ही प्रोएक्टिव होकर के इन सारी चीजों का मेंटेनेंस का या हर एक चीज का काम क्यों नहीं करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जाकर के स्थिति का जायजा लीजिए, हवाई यात्रा कीजिए और जायजा लीजिए। बाढ़ को लेकर के तटबंधों से लेकर कटाव निरोधक गतिविधियां हो या जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थितियों पर नजर रखकर निर्देश लगातार संबद्ध अधिकारियों को दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हर संभव कोशिश की जा रही है जिससे मुश्किलें आसान हो सके। और ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के लोगों के लिए मुश्किलें सामने हैं, विपक्ष जिन संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, वो कतई आपदा के समय एक जो राजनेता और राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, उसका तो सर्वथा अभाव उनके अंदर अवश्य दिख रहा है। ना तो नदियों का तटबंध ऊंचा किया जाता है और न ही बांध का उच्च स्तरीय निर्माण कराया जाता है। लिहाजा हर साल लोग प्राकृतिक आपदा के नाम पर बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर हैं और जाने लोग कब तक यूं ही इस आपदा के आदी बने रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई सरकार दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। और वाकई बिहार एक बार फिर से पानी पानी हो गया है। जहां देखो इलाका जलमग्न नजर आता है। बाढ़ की तबाही है। कोसी, गंडक,
सारी नदियां, बागमती सब उफान पर है और जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर बिहार को भरना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि बिहार पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित वाला राज्य है। लगभग 22% से ज्यादा यहां का इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है और पूरे भारत में भारी संख्या में यहां की आबादी भी बाढ़ से प्रभावित होती है। लेकिन सरकार आखिर क्यों सोती रहती है? आखिर कैसे ये बाढ़ तबाही मचाती है? अलग अलग इलाकों का क्या हाल है? नेपाल से आई ये तबाही हर बार कैसे बिहार को जलमग्न कर देती है? ये सब मौजूदा स्थिति क्या है? कहां, किस इलाके में क्या स्थिति है? ये सब ब्रेक के बाद अपने रिपोर्टर से सीधा चर्चा करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि वहां की मौजूदा स्थिति क्या है। वक्त ब्रेक का हो चला है। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। बिहार में बाढ़ का मंजर जारी है। बाढ़ के कहर से कई लोगों की आशियाने उजड़ गई हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से बिहार के 10 जिलों के लाखों आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन के मुताबिक मोतिहारी, सहरसा, गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और भागलपुर के तकरीबन 64 प्रखंडों की लगभग 6 लाख से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। पर फिलहाल इनको कोई विशेष राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई राहत शिविर जरूर लगाए गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू कर रही है। पर इन सब के बीच में लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। बहरहाल लोगों को हर साल यूं ही बाढ़ से दो-चार होना पड़ता है, पर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। आइए आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं बिहार में बाढ़ से हो रही तबाही का नजारा। अलग अलग इलाकों की तस्वीर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, भागलपुर, सहरसा, जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको जल नजर आएगा। जलमग्न पूरा इलाका, न सड़कें दिखेंगी, न घर दिखेंगे, न आपको वहां पर कुछ दिखाई देगा। सिर्फ डूबा डूबा बिहार दिखेगा और जहां देखो तबाही का मंजर दिखाई देगा। क्योंकि ये हर साल की तरह इस साल भी लगातार ये कहर बरपाया जा रहा। देखिए भागलपुर में किस तरीके से एक घर भरभरा कर गिर गया और जिसके चलते, हालांकि क्या खबर है पूरी, क्या वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका, ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार इस वक्त पूरा डूबा डूबा नजर आ रहा है। मोतिहारी में देखिए
जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ी करती थी, वहां पर आज नावें चल रही हैं। ये नाव के जरिए ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और दरभंगा में देखिए किस तरीके से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसलिए लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। लगातार आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, भागलपुर, सहरसा वो इलाके हैं जहां लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये 5 इलाके नहीं है, लगातार भारी बारिश के चलते 10 जिलों में आफत का कहर जारी है। वहां भी तबाही का यही मंजर है। और उत्तर बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल भारी बारिश और बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी होती है। उन्हें इस मौके पर अपनी जान जोखिम में डालकर इन नदियों को पार करना होता है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाने का काम होता है। लेकिन ये कोई समस्या नई नहीं है। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, सरकार की नाकामी को भी देखता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इसका कोई मुकम्मल इंतजाम हम होता हुआ नहीं देखते हैं। दरअसल नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में, जब हिमालय में वहां पर बारिश होती है, उसके बाद तराई क्षेत्रों में होते हुए वो बारिश का पानी नदियों में आता है और इसे नेपाल में सप्तकोशी नदी कहते हैं, जो हर साल लगातार भारी बारिश के चलते कहर बरपाती है। और उसके बाद ये सप्तकोशी नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये उत्तर बिहार में प्रवेश करने के बाद बहुत विकराल रूप ले लेती है और उसके बाद हम ये हर साल भारी बारिश का मंजर देखते हैं। लगभग 729 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है और उसके बाद भागलपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन न सिर्फ कोसी नदी बल्कि इसके अलावा बागमती, गंडक और साथ ही साथ महानंदा, ये कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर रहती हैं, भारी तबाही मचाती हैं। अलग अलग इलाकों की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हर साल इसी तरीके से निकलकर सामने आती हैं, भारी नुकसान होता है। और चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार के पास, जो मोतिहारी से जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर नजर आ रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि मोतिहारी की स्थिति जो बाढ़ से लेकर दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। और यहाँ के जो चंपारण तटबंध जो है, जो टूट गई है, वहाँ के बहुत लोग बेघर हो गए हैं, सारी फसलें बर्बाद हैं, लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं, सरकारी स्कूल में जाकर रहने लगे हैं। और मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने सारी जगह घूम घूम के सारे लोगों के हिदायत दे रहे हैं कि ऊंचे स्थान पर जाइए और किचन कम्युनिटी की भी व्यवस्था करा रहे हैं। वहाँ के सीओ और बीडीओ के भी निर्देश दे रहे हैं कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ऊंचे स्थान पर जाने की व्यवस्था करे, खाने पीने की भी व्यवस्था करे। फिर शीर्षक कपिल अशोक डीएम मोतिहारी के द्वारा सारी व्यवस्था कराई। अरुण, व्यवस्था करें या फिर व्यवस्थाएं कुछ हुई भी हैं? क्या प्रशासन की नींद अब खुल रही है? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? जी नहीं, पहले से तो खाने पीने की व्यवस्था की तैयारी नहीं की गई थी, लेकिन डीएम के निर्देशन के अनुसार में ढेकहा में बहुत ज्यादा स्थिति बेहवा हुई है। वहाँ पर कम्युनिटी किचन खोला गया है और वहाँ पे जो खाना पीने की व्यवस्था में थोड़ी सी परेशानी है। अभी पूरे भरपेट वहाँ के लोगों को खाना की भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। जी, इसके अलावा और लोगों की क्या शिकायतें निकलकर सामने आई? क्या सभी वो इलाके के लोग जो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ का वहां पर पूरी तरीके से खतरा है, क्या उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। जो भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जो भी लोग बाढ़ के अभी घर में रुके हुए, तो उन लोग को अभी निकाल के ऊंचे स्थान पर निकाल रहे हैं, ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहे हैं एनडीआरएफ। ठीक है अरुण, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। सहरसा से हमारे संवाददाता अमन कुमार भी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमन, सहरसा की क्या फिलहाल स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि कोसी हर साल हम देखते हैं कि सहरसा और बाकी कई आसपास के इलाकों में तबाही मचाती है। जी आदर्श, मैं आपको बता दूं कि आज से 4 दिन पहले जो है नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो है कोसी बराज से 3,34,000 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद कोसी का मंजर ऐसा हो गया था, कोसी अपना रुद्र रूप धारण कर ली थी, जिसके बाद अब लोग को काफी परेशानी हो रही है। लोग आप ऊंचे स्थान के लिए अपने घर छोड़कर जाने को बेबस है। लेकिन क्या अमन, हर साल जो ये बाढ़ आती है, 15 साल से नीतीश सरकार है,
क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी पहले से? एडवांस प्लानिंग कोई सरकार की नहीं होती? क्योंकि पता तो हर साल का है कि बाढ़ आनी है। जी आदर्श, मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो स्थिति है, मैंने यहाँ के लोगों से बात की। लगातार जो ये 5-15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लोग का साफ कहना है कि जो नीतीश कुमार की दवाई है, जो नीतीश कुमार अपनी जो दवाई कर रही है कि सभी एरिया को सारी चीज से समुचित व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग नीतीश कुमार के दवाई को फेल करती है। और यहाँ की स्थिति आज मैंने जो देखा, यहाँ की स्थिति नीतीश कुमार के जितने भी दावा है सबको फेल करती है। जी आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमन, क्या ये भी कुछ खबरें मिल रही हैं? कितने लोगों की जान भी इस बाढ़ में चली गई है? क्या ऐसी कुछ खबरें मिली है? दीदी अभी तक हदारत नहीं है, लेकिन जो जान माल मतलब मवेशियों का क्षति पहुंचा है। मवेशियों को काफी कठिनाई का सामना करता है। कई मवेशी भूख से मर भी जा रहे हैं। लोगों को जो परेशानी है, लोग जैसे बीमार लोग हैं और उनको भी मतलब इलाज कराने के लिए जाने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी यादव, क्या वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है? जी मैं आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन की टीम खाना पूर्ति के लिए लगी हुई है। जिला प्रशासन लगातार जो है बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित इलाके का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। जी आदर्श। अमन, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अरुण, ये बताइए कि जिस तरीके से मोतिहारी में भारी बारिश के चलते हर साल ये प्रलय देखने को मिलता है, तो ऐसे में अभी कौन कौन सी नदियां उफान पर है और इसकी एक ठोस वजह क्या इसे भी माने कि भारी बारिश से पहले वहां पर नालों को साफ सफाई उनकी नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, जिसके चलते ये एक बहुत विकराल रूप भी ले लेती है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि मोतिहारी जिला के अधिकांश भाग नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल की पानी छोड़ने के कारण जहां यहाँ की सारी नदियां उफान पर है। जैसे मैं आपको बता दूं, ललबेगिया और बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद एक और लालबेगिया घाट, ये सारी नदियां जो है कि अपने नेपाल के पानी के लेकर अपने पूरे जोर से उफान पर है। और यहाँ के लोग में बहुत बड़ी भय बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, कोई आशंका, बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। लेकिन और चंपारण तटबंध भी कल टूट गई है, जिसके कारण स्थिति और बेवाह हो गई है। बिल्कुल अरुण, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन हमारे साथ हमारे गोपालगंज से हमारे सहयोगी एसके श्रीवास्तव जुड़ गए। एसके, लगातार हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जब आप वहां पर उफान हुई नदियों के बीच पहुंचते हैं और लाइव रिपोर्टिंग वहां से करते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं। कितनी तैयारी प्रशासन की दिखती है? जी निश्चित ही है, बता दो जो ये पानी जो उफान था, कल देर रात में ये तटबंध टूट जाता है। टूट जाने के कारण से NH 28 के किनारे जो कि माजा और बरौली प्रखंड के तकरीबन 70 गांव सीधे तरह से प्रभावित हो गए हैं, जिससे वे देर रात पानी आके समा गया, जिसके बाद से लोग आनंद फानन में उनको वहां से बचने के लिए एकमात्र NH 28 है, जहां पे आके वो अपना शरण लिए हुए प्लास्टिक से अपना रंग बसरा। आपने भी हमें भेजी, हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। सरकार की सारी जो तैयारियां हैं वो धराशायी नजर आती हैं और बिहार फिर पानी पानी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में सरकार की किस तरीके की तैयारियां नजर आती हैं। क्या एक बार फिर से बिहार में भारी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा इस बाढ़ से? इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।